नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान लैब असिस्टेंट 2025 की भर्ती के बारे में। आज हमारा ध्यान होगा सिर्फ और सिर्फ साइंस से रिलेटेड। बाकी ज्योग्राफी और होम साइंस से रिलेटेड जो भी है, सिलेबस है, पोस्ट है, उनके बारे में हमारा ध्यान नहीं होगा। पहले राजस्थान लैब असिस्टेंट की आलोक राज जी ने और अधीनस्थ बोर्ड ने 2 से 4 नवंबर तक डेट दी थी, लेकिन अब इस डेट पर तो वीडियो की एग्ज़ाम करवाने जा रहे हैं, तो इस डेट पर तो एग्ज़ाम होना पॉसिबल भी नहीं है। उसके बाद में भी हाल फिलहाल आलोक राज जी ने बता दिया है कि जैसे नोटिफिकेशन और पोस्ट के बारे में जानकारी मिलेगी वो हमको सूचना दे देंगे। तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि आराम से बिल्कुल 1000+ पदों पे ये भर्ती आने वाली है। और इसका सिलेबस बायोलॉजी, पीसीबी और फिजिक्स का ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा साइंस वालों के लिए, स्पेशली उनके लिए जिन्होंने नीट की प्रिपरेशन कभी नहीं करी है, उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इसमें कम से कम आप ये मानकर चलो कि पीसीबी में 80+ मार्क्स तो आने ही आने चाहिए। यानी 80 क्वेश्चन अगर सही बैठ रहे हैं तो फिर जीके में आप 60 के समथिंग भी अगर सही कर रहे हो तो ठीक हो जाएगा। और जीके वैसे भी अनप्रिडिक्टेबल रहता है कि सही हो भी जाए और नहीं भी हो, लेकिन साइंस वाला पोर्शन इसमें इतना ज़्यादा लेंथी भी नहीं है और अच्छे से होने वाला है। सिर्फ बायोलॉजी का टॉपिक्स है ना, वही थोड़े बहुत लेंथी है। अब इसमें हम देख लेते हैं कि बायोलॉजी के टोटल कितने टॉपिक्स हैं। एक बार बायोलॉजी का सिलेबस देख लेते हैं। अभी आपके सामने स्क्रीन पर है ही कि ये देखो बायोलॉजी का जैसे विज्ञान का सेकेंडरी स्तर का ज्ञान है, तो इससे आप 5 प्रश्न मान के चलो भाई। अम्ल क्षार वाला हो गया, ब्लड से रिलेटेड हो गया, कोशिका से रिलेटेड हो गया। तो अगर आपका सेकंड पेपर वैसे ही ठीक हो रहा है तो ये तो वैसे ही हो जाएंगे नॉर्मल सेकेंडरी स्तर के ज्ञान में, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब सबसे पहले देखते हैं अपन जूलॉजी का, कि जूलॉजी और बॉटनी में क्या क्या आने वाले हैं। तो बॉटनी में आप सबसे पहले ये देखो कि एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम 2 चैप्टर आते हैं एनसीईआरटी के अंदर। 11th वाली एनसीईआरटी जैसे स्टार्ट करते हैं ना, तो एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम ये 2 चैप्टर्स आने वाले होते हैं। यहीं से हमारा बेसिस स्ट्रॉन्ग होता है कि क्या कौन सा प्लांट है, कौन सा एनिमल है, या फिर कौन से अपन इसके किंगडम के अंदर इसको रखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपने को प्लांट किंगडम के बारे में ध्यान देना है, कि जिसमें प्लांट किंगडम में अपने को एल्गी, फंगाई, लाइकेंस, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर इनका इतना ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं दिया गया है कि इनके अपने को कैरेक्टर्स ध्यान रखने हैं या इनके एग्जाम्पल्स ध्यान रखने हैं, क्योंकि भाई नीट का जो भी पेपर आता था ना, उसमें मेनली फोकस होता था इनके एग्जाम्पल्स के ऊपर। और नीट के अंदर तो इनके डायग्राम, जो लेबल डायग्राम आते थे ना, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते थे। तो यहाँ पर ये कन्फ्यूजन हो जाएगा कि क्या देखे और क्या नहीं, क्योंकि मैंने बहुत सारी लैब की जितने भी स्पेशल कोचिंग्स है ना, जो राजस्थान में अभी चल रही है, उनके लेक्चर्स देखे या उनके वीडियोस देखे, तो मेरे को लगा कि यार ये तो बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, उतना अच्छा डिलीवर नहीं कर पा रहे। राजस्थान की एक जानी मानी लैब असिस्टेंट की कोचिंग है, उसका मैंने मॉड्यूल देखा। मॉड्यूल मतलब उनका जो क्वेश्चन बैंक था, उसमें इतने एरर्स है कि अगर आप एरर ढूंढने बैठोगे ना, तो एक पेज में 5 से 7 एरर्स आराम से मिल जाएंगे। तो भाई सबसे बेस्ट है एनसीईआरटी पे स्टिक रहो, एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी से बाहर 2-4 प्रश्न आने हैं तो उनके लिए अपने को ज़्यादा जोर नहीं देना। उतना एफर्ट अपन अगर जीके पे करेंगे तो वो और भी बेस्ट रहेगा। दूसरी बात है प्लांट मोर्फोलॉजी। अभी वाला जो एनसीईआरटी का सिलेबस है ना, उसमें अपने पास ये मॉडिफिकेशन नहीं है भाई। मॉडिफिकेशन रूट का भी नहीं है, स्टेम का भी नहीं है, लीफ का भी नहीं है, और ये यहाँ पर दे रखा है, तो अपने को ये पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए मैं लेक्चर्स डाल दूंगा जो एनसीईआरटी से बाहर है। मतलब बाहर का मतलब ये है कि जो अब नए वाला जो एनसीईआरटी सिलेबस है ना, उसमें जो वीडियो चेंज हो गया ना, उसके बारे में थोड़ा बहुत सिलेबस डाल दूंगा। अब इसके बाद में अपन देखें तो प्लांट टेक्सोनोमी है। प्लांट टेक्सोनोमी में टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम और सेकेंडरी ग्रोथ दे रखा है। अब अपनी एनसीईआरटी में टिश्यू वाला चैप्टर अब हट चुका है। जो नई वाली एनसीईआरटी आप देखोगे टिश्यू वाला सिस्टम नहीं है, तो ये टिश्यू वाला भी मैं अपने यूट्यूब पर डाल दूंगा। और प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर भी आप ये परासरण वाला देखो, जल अवशोषण वाला देखो, रसारोहण देखो, और ये गतियां देखो प्लांट की जो भी है ना, प्लांट मूवमेंट, ये वाला चैप्टर है ना, अब एनसीईआरटी में नहीं है। पुरानी वाली में ऐड था लेकिन नई वाली में ऐड नहीं है, तो ये भी अपने को बाहर से देखना पड़ेगा। और ये इकोलॉजी वाला चैप्टर है, इसमें भी 1-2 चैप्टर हट चुके हैं। जैसे अपने पास ऊर्जा प्रवाह है लेकिन जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है, और पर्यावरण प्रदूषण का भी नहीं है, और बायोडाइवर्सिटी है, और ये भी है, पॉपुलेशन इकोलॉजी भी है। तो ये जो चैप्टर्स बाहर के हैं ना, ये इतने ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये इकोलॉजी सबसे इजी टॉपिक पड़ता है भाई नीट वालों के लिए। तो आपके लिए भी इजी वे में ही मैं इसके छोटे छोटे 5-10 मिनट के क्विक शॉट डाल दूंगा, जिससे कि आपका अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा। इसके आगे देखते हैं तो अपन, ये बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी के अपन जितनी भी बात करें ना, बायोटेक के 2 चैप्टर्स हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ के चले जाओगे, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और इकोनॉमी की इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट्स दे रखा है।
इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स का अपने पास ज़्यादा इतना कुछ है नहीं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में अपने पास अलग अलग चैप्टर में दे रखे हैं, एक साथ तो ऐसा कोई चैप्टर है नहीं। तो इसके अलावा जो थोड़े बहुत है ना, जैसे अपने राजस्थान के संदर्भ में देख लेंगे, इसबगोल हुआ, जीरा हुआ, सौंफ हुआ, धनिया हुआ। भाई जिनका राजस्थान में ज़्यादा जिनका कल्चर हो रहा है वो प्लांट्स इस पे स्पेशली अपने को देखने। और कोशिका वाला तो पूरा चैप्टर आराम से अपने पास पड़ा है इसमें। लेकिन यहाँ पर भी है ना सेल डिवीजन ही दे रखा है इसमें, माइटोसिस मियोसिस वाला सारा आ जाएगा ना सेल डिवीजन के नाम से ही। और यूकेरियोट प्रोकैरियोट तो है ही। अब हम देख लेते हैं जूलॉजी का क्या है। 33 प्रश्न आने हैं, उनमें 17-18% जूलॉजी, 17-18 बॉटनी से आने। और जो सामान्य विज्ञान होगी ना उसमें भी सेकेंडरी वाला जो विज्ञान है ना उसमें भी इन्हीं में से क्वेश्चन पढ़ने की ज़्यादा चांसेज है। अब इसमें जेनेटिक्स और मोलिकुलर बायोलॉजी वाले जो दोनों चैप्टर है ना वो एक साथ ही दे रखे हैं। और इसके अंदर एक चीज़ वो भी है कि जो आनुवंशिक विकार है ना उसमें कितने देखने हैं। भाई नई वाली एनसीईआरटी में से टर्नर वाला सिंड्रोम हट चुका, क्लाइनफेल्टर वाला हट चुका, बाकी क्लाइनफेल्टर वाला पहले चलता था, तो अपने को क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम भी देखना पड़ेगा। इसके बाद में एनिमल किंगडम है, तो ये एज इट इज एनसीईआरटी से पढ़ना है अपने को, कहीं बाहर के सोर्सेज की जरूरत नहीं है। बाहर वाला इतना रिलायबल भी नहीं होगा भैया, एनसीईआरटी से बाहर तो कुछ आने से रहा। एनसीईआरटी से बाहर आएगा तो एक आधा प्रश्न आ जाएगा, वो छोड़ कर आ सकते हैं अपन, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये मानव के सिस्टम है यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये पूरी एनसीईआरटी से अपने को कवर अप करनी है। ये जो क्रेब साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस वाला जो भी है ना ये अपने को प्लांट वाला प्लांट फिजियो है ना उसके अंदर मिल जाएगा अलग से। ह्यूमन फिजियोलॉजी में ये चैप्टर अपने को नहीं दे रखा। और सर्कुलेटरी और एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ ह्यूमन ये दे ही रखा है, ब्लड वाला दे रखा है, ब्लड ग्रुप वाला दे रखा है। इसमें ऐसा कोई चैप्टर नहीं है कि जो बाहर से अपने को ऐड करना पड़ेगा, ये सारा हो जाएगा। और ये मानव तंत्रिका तंत्र है ना इसके अंदर अपने को आईज और ये ईयर वाला ये बाहर से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये अपने पास एनसीईआरटी में अवेलेबल नहीं है। तो ये अपने को बाहर से देखना पड़ेगा। ये मुश्किल से 15-15, 20-20 मिनट का टॉपिक है, इनमें से सरफेसली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इनका। और ये मस्कुलर सिस्टम पूरा है अपने पास, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये जनन तंत्र वाला और स्वास्थ्य और रोग वाला ये तो है ही अपने पास। ये डिजीज है ना ये एनसीईआरटी में बहुत कम दे रखी है। तो यहाँ पर आप एक बात मानकर चलो कि बैक्टीरिया की 10 से 12 डिजीज, वायरस की 8-10 डिजीज, प्रोटोजोआन की डिजीज और फंजाई वाली। इससे आगे का ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होने की वजह से सिलेबस डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।